Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी and आज हम लोग क्लास 10th में क्षितिज बुक से गद्य खंड का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पाठ के द्वारा सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है और गांव की झांकी का सजीव वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। तो चलिए अब हम पाठ को देखते हैं कि क्या होता है इसमें। कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम बाल गोविंद भगत था और जो उसकी कद थी ना ही बहुत बड़ी थी और ना ही बहुत छोटी थी। ठीक है, मध्यम कद का आदमी था और उसका जो रंग था वो एकदम गोरा था। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। ठीक है, जो बाल गोविंद भगत थे उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी और बाल पक गए थे। है वह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। ठीक है, तो जो बाल गोविंद भगत जी थे वो लंबी दाढ़ी नहीं रखता था और ना ही ज्यादा कपड़े पहनते थे। ठीक है, वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। ठीक है, ज्यादा वो क्या करते थे कि कमर में लंगोटी पहन लेते थे और कबीरपंथी लोग जैसे पहनते हैं वैसे वो कनफटी टोपी लगा लेते थे। ठीक है, सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो वो क्या करते थे कि कंबल ओढ़ लेते थे। वह गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। ठीक है, वो गृहस्थ में भले जीवन अपना जी रहे थे, घर परिवार चला रहे थे, लेकिन वो क्या थे कि सही मायनों में साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला पहनते थे। ठीक है, वो माथे पर रामानंदी का चंदन टीका लगा लेते थे और अपने गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। ठीक है, उनके पास एक लड़का था और उसकी एक बहू थी। ठीक है, वह खेतिहर गृहस्थ थे। मतलब कि जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक है, अपना घर परिवार भी चलाते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। झूठ छल प्रपंच से दूर रहते, दो टुक बात करते, कबीर को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, ये अपनी बातें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहते थे, इनको जो कहना होता था साफ साफ कह देते थे। ठीक है, और कबीर साहब को अपना ये गुरु मानते थे। वह किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। ठीक है, तो ये जो भी अनाज पैदा करते उसे क्या करते थे, सबसे पहले मठ में ले जाते थे कबीर पंथी वाले। ठीक है, और उसके बाद वहां से उनको जो भी मिलता था प्रसाद के रूप में उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। ये इतना अच्छा गाना गाते थे कि पूरे गांव वाले इनके गीत सुनने के लिए एक साथ एकजुट बना के आ जाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब पूरा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। ठीक है, जब आषाढ़ का मौसम चल रहा था, मतलब जब धान बैठाया जा रहा था, तो ये मतलब धान को भी बैठाते साथ में ये क्या करते थे कि उसी टाइम पे ये अपने मधुर गीतों को गाते, तो सबको मतलब वो सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, धान के रोपने के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते थे। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। ठीक है, ये इतना अच्छा गाते थे कि हर कोई इनकी गीत सुनने में मग्न हो जाता था। ठीक है, कार्तिक भादो सर्दी गर्मी हर मौसम में बाल गोविंद सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। ठीक है, अर्थात ये हर समय अपना गीत गा के सबको एकदम प्रभावित कर देते थे, सबके चेहरे पे मुस्कान ला देते थे और सब लोग इनके गाने सुनने के लिए एकदम व्याकुल हो उठते थे। ठीक है, कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। ठीक है, ये ज्यादातर कबीर जी के बारे में ही गाते रहते थे। भादों की अधियारी में उनकी खजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। ठीक है, जब भादो महीने में क्या होता था कि सब लोग सोए रहते थे तब एक खजरी बजा के अपना गाना सुनाते रहते थे। ठीक है, बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। ठीक है, इनका जो एक बेटा था उसकी इन्होंने बहुत धूमधाम से शादी करवाई थी और बहू भी बड़ी सुशील थी। ठीक है, जो बहू मिली थी इनको वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, उनका बेटा मर गया
अचानक से क्या हुआ कि बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। ठीक है, इनका जब लड़का मर गया तो ये शोक मनाने की बजाय ये अपने लड़की को आंगन में चटाई पर लिटा दिए और उसको सफेद कपड़ा पहना दिए, ऊपर से कुछ फूल रख दिए और वहीं पे शोक मनाने के बजाय ये गाना गाने लगे। ठीक है, अपना गायन शुरू कर दिए और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। ये खुद तो मतलब रो नहीं रहे थे और साथ में अपनी बहू को भी बोल रहे थे कि तुम भी रो मत, उत्सव मनाओ। ठीक है, क्योंकि क्या था कि बाल गोविंद का मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ठीक है, और ये आनंद की बात है। ठीक है, किसी का मरना दुख की बात नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है। ठीक है, उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। क्या हुआ कि जब इनका लड़का मर गया, श्राद्ध वाद सब चीज हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बहू के भाई को बुला लिया और बोला कि तुम अब इसे अपने घर ले जाओ। ठीक है, इसकी दूसरी शादी कर दो। और यही बात बहू नहीं मान रही थी। ठीक है, बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहे उनकी सेवा करना चाहती थी। ठीक है, वो बाल गोविंद की सेवा करना चाहती थी। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वह अटल रहते हैं। बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। ठीक है, बहू ने बहुत ज्यादा मतलब मिन्नतें की कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन बाल गोविंद नहीं माने। ठीक है, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे। ठीक है, ये चाहते थे कि उसकी बहू की जिंदगी ना बर्बाद हो या किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए वो दूसरी शादी कर ले। ठीक है, तो ये विधवा विवाह के क्या थे, समर्थक थे। उन्होंने दलील दी अगर वो नहीं गई तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, अगर उनकी बहू अपने घर नहीं गई मायके में तो अपना घर छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर उनकी बहू चली जाती है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। ठीक है, जैसा बाल गोविंद चाहते थे उसी तरह उनकी मृत्यु भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वह पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर घर खाते। ठीक है, जो खाते मतलब वो घर से जाते थे, 30 कोस तक जाते थे, चलते थे, तो गंगा जी से जब नहा के फिर घर आते थे तभी वो खाना खाते थे, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे। ठीक है, बाकी दिन वो उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। ठीक है, इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। अब भाई 30 कोस चले हो घर से खा के और रास्ते में कुछ नहीं खाए थे और फिर घर आओगे और बूढ़ा शरीर है तो फिर तबीयत खराब होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो किंतु वह नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे, लेकिन बूढ़े होते हुए भी वह अपना व्रत नहीं छोड़ने वाले थे। वो जैसे अपना पहले काम करते थे वैसे ही वो करना चाहते थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वह टस से मस नहीं हुए। ठीक है, लोग उनको समझाए कि आप ऐसा मत कीजिए, आप बूढ़े हो गए हो, पहले जैसे नहीं हो, तो अब इतना नियम धर्म का पालन ना करो। लेकिन बाल गोविंद नहीं माने। ठीक है, वो उसी तरह अडिग रहे अपने नियम धर्म पे। एक दिन संध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। ठीक है, वो संध्या के समय गाना गाए, लेकिन जब भोर हुई तो वो गाना नहीं गाए। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ठीक है, जब सब लोग गांव वाले इकट्ठा हुए उनके घर पे तो जाके देखे तो बाल गोविंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ठीक है, वो मर गए थे। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।